हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की उनके बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग स्टडी करेंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, मेटालिक करेक्टर कैसे वेरी करता है, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, किस तरीके से वो वेरी करती है और उस हाइड्रेशन एंथैल्पी से सॉल्युबिलिटी पे, कंडक्टिविटी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। इन सभी बेसिक बातों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स हम सभी ने पीरियोडिसिटी तो पढ़ी ही है। पीरियोडिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे जो ग्रुप 1 होता है एस ब्लॉक में, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो इन सभी में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में, एस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इनकी, NS1। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है लाइक एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। ये तो कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, ये ऑलरेडी हम पीरियोडिसिटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो हमारा नया इलेक्ट्रॉन होता है वो एक नए शेल में एंटर करता है और इसी वजह से टॉप टू बॉटम जाने पे, चाहे मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाता है, या फिर अगर मैं आयंस के लिए बात करूं तो मेरा आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो हमारा नया इलेक्ट्रॉन है वो एक नए शेल में एंटर कर रहा है, जिस वजह से साइज यानी कि एटॉमिक रेडियाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये जो मेरे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 के, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, यानी कि इनके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिनको ये लूज कर सकते हैं और यूनिपॉजिटिव मेटल आयंस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो लिथियम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, लिथियम प्लस। ऐसे ही सोडियम क्या फॉर्म करेगा, Na प्लस। पोटेशियम क्या फॉर्म करेगा, K प्लस। रुबेडियम फॉर्म करेगा Rb प्लस एंड सीजियम फॉर्म करेगा सीजियम प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जब ये लोग एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये इस तरीके के मोनोपॉजिटिव एनायंस बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, मतलब ये मोनोपॉजिटिव एनायन बना रहे हैं, इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी। ये सारे के सारे मेरे मेटल्स होते हैं और मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, तो इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत लो होती है। क्यों? क्योंकि NS में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, उसको हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो लो होती है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, जैसे अगर मैं लिथियम प्लस की बात करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2। ठीक है, ऐसे ही Na प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2, 2s2, 2p6। मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अब जो मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहां से जाएगा, फुली फिल्ड ऑर्बिटल से जाएगा, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब तो अब मुझे जो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव करना है। इसके लिए मुझे बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसीलिए जो मेरी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, IE2 होती है अल्कली मेटल्स के लिए, वो बहुत हाई होती है। यानी कि अगर मैं अल्कली मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो तो बहुत लो होती है, लेकिन इनकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई होती है। ये सभी बातें हम लोग ऑलरेडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक रेडियाई कैसे वेरी करता है, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियाई मेरा बढ़ रहा है, तो जो आउटर मोस्ट शेल है जिससे मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, और अगर वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर मेरी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियाई की, एटॉमिक रेडियाई मेरा टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, और अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मतलब ये मेरे पास मेटल्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मेटालिक करेक्टर की, कि मेटालिक करेक्टर किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, तो देखो जब मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगी तो मेरा साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो जो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज से बहुत दूर हो जाएगा, और अगर साइज बढ़ने पर ये जो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियर चार्ज से बहुत दूर हो जाएगा। अगर ये बहुत दूर हो गया तो मतलब उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना अब मेरे लिए आसान है,
वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव कर सकता है बहुत कम एनर्जी के साथ। यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है। यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब कि जो मेरा मेटालिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इस वजह से मेरा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास आती है फिजिकल स्टेट। तो ये जितने भी मेरे मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक अल्कली मेटल्स होते हैं, ये जो मेरे अल्कली मेटल्स होते हैं ये सारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ये सारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। और एक चीज याद रखना, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो रूम टेम्परेचर पे ये सभी BCE स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं जिसमें मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, जिसमें मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो हमेशा याद रखना ये सारे के सारे क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और रूम टेम्परेचर पे ये BCC स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 8 होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये मेटल्स है, ठीक है, ये जो मेरे अल्कली ये जो मेरे एस ब्लॉक में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है ये सारे मेटल्स है। मेटल्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटालिक बॉन्डिंग। अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इनकी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करेगा। अगर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा। अब मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? जो मेरी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है जो मेरी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मेटल में उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होती है। लेकिन अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात करूं तो इन अल्कली मेटल्स में मेरे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में। ठीक है, मेरे s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मतलब इसी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत वीक मेटालिक बॉन्ड इनके अंदर होता है, बहुत वीक मेटालिक बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर वीक मेटालिक बॉन्ड है मतलब इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा? बहुत ही लो होगा। जो मेरे अल्कली मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनमें बहुत ही वीक मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ट्रेंड की, टॉप टू बॉटम जाने पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को कैसे इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो टॉप टू बॉटम जब हम लोग जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। ऑलरेडी मेरा मेटालिक बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड है क्योंकि उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही मेटालिक बॉन्डिंग को बना रहा है। लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ेगा, रेडियाई बढ़ेगा, तो जो बॉन्ड पहले ही इतना वीक था, साइज बढ़ने के बाद उसकी बॉन्ड लेंथ, जो मेरा बॉन्ड होगा वो और बड़ा हो गया तो बॉन्ड और ज्यादा वीक हो जाएगा। और अगर बॉन्ड्स और ज्यादा वीक हो गए मतलब उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो जाएगा। तो लिख लेना, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, इसी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये टर्म जनरली हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। जब मैं आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगी वहां पे मैं पढ़ाऊंगी आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो, ये जो मेरे मेटल्स होते हैं ना, ये क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक सिंगल एन नहीं पड़ा रहेगा वहां पे, पूरा इनका एक क्रिस्टल लैटिस होता है, लाइक इस तरीके से पूरा एक क्रिस्टल सा बना होगा, उसमें डिफरेंट एन एटम्स उस क्रिस्टल के डिफरेंट पोजीशंस पे जुड़े होंगे, क्रिस्टल की डिफरेंट पोजीशंस पे इस तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है, तो इस पूरे लैटिस को तोड़ने के लिए एक एटम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कि एक मोल मेटल एटम को, ये जो मेरे पास ये सारे बॉन्ड्स मेरे पास टूट जाए, ये सारे बॉन्ड्स मुझे तोड़ने हैं, और एक
एक मोल मेटल एटम को जो कि क्रिस्टल स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, उसको मुझे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्या मतलब है। मुझे इस क्रिस्टल लैटिस को तोड़ना है और एक एटम जो कि सॉलिड स्टेट में है, जो इस क्रिस्टल फॉर्म में है, उसको मुझे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो मुझे करना क्या है, इनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ना है। ठीक है, अब जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे इन मेटल के बीच में, उतनी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये जो मेरी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, ये किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, डेल्टा एच एटमाइजेशन। अब देखो अगर मैं बात करूं ट्रेंड की, तो देखो जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारी जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, वो मेटालिक बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। वो मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है टॉप टू बॉटम जाने पर। मतलब मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर मेटालिक बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, तो अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रही हूं, अगर मैं पहले लिथियम की बात करूं तो उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है। ठीक है, ऑल्दो होती तो वीक है बाकी के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, लेकिन अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में लिथियम के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी। मतलब इसके क्रिस्टल को तोड़ने के लिए मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए अगर मुझे इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसीलिए जो मेरा लिथियम है उसकी डेल्टा एच एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम जाने पर, क्योंकि मेरा साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। और अगर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, दैट मींस ये जो मेरे बॉन्ड्स है वो थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही टूट जाएंगे और मेरा जो सिंगल मेटल एटम है वो गैसियस फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो मेरी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, डेल्टा एच एटमाइजेशन, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है और मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टॉप टू बॉटम जाने पर मेरी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है क्या, डेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, याद रखना, देखो जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं इनका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इनका जो साइज होता है, एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है। इस वजह से इनका जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है, वो भी बहुत ज्यादा होता है। और एटॉमिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। बहुत ही लो डेंसिटी होती है इनकी। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रेंड की, तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो मेरी डेंसिटी की वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो मेरी लिथियम से सीजियम तक अगर मैं जाऊं तो मेरी डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर मेरा एटॉमिक मास जो बढ़ता है वो एटॉमिक वॉल्यूम से ज्यादा बढ़ता है, और अगर एटॉमिक मास ज्यादा बढ़ रहा है वो उसको वॉल्यूम को ओवरकम कर देगा और ओवरऑल मेरी डेंसिटी की वैल्यू टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से मेरी डेंसिटी की वैल्यू टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होती है। क्या एक्सेप्शन होती है, आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो डेंसिटी होती है सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा होती है। ये सभी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है, इनका कोई रीजन नहीं होता। ठीक है, हो सकता है अनयूजुअल जो इंक्रीज होगा साइज में, मतलब जो उसमें वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रहा हो, इस वजह से हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो सोडियम की डेंसिटी होती है वो पोटेशियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप सभी ने पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जब किसी मेटल सरफेस पे कोई लाइट स्ट्राइक करती है, अगर इस लाइट के पास इतनी एनर्जी है कि वो यहाँ पे जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनके इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट है जो मेटल को, जो यहाँ पे मेरे पास मेटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियर चार्ज इस पे लगा रहा है
ये जो मेरा न्यूक्लियस है इस पे जो चार्ज लगा रहा है, जो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, अगर इस लाइट के पास इतनी एनर्जी है कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, तो वो क्या करती है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से, इस मेटल सरफेस से बाहर एमिट करा देती है। इस फिनोमिना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब कि हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन को हमें न्यूक्लियर चार्ज से बाहर भेजना है। अगर लाइट के पास इतनी एनर्जी है कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है उसको ओवरकम कर सके, तो मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब एक चीज आपको इसमें ये याद रखनी है कि एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम के अलावा सारे एलिमेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ऑल एलिमेंट्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सारे एलिमेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। अब लिथियम क्यों नहीं शो करता? मैंने बोला कि यहाँ पे जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो लाइट की इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सके और मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट हो सके। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास किसी भी मेटल एटम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो लाइट की इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट करा सके, इसलिए लिथियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता। अब जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, और आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से जो मेरे सारे एलिमेंट्स है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपसे पूछ सकता है कि विच एलिमेंट्स ऑफ अल्कली मेटल डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिथियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना। और जो मेरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जितना आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की होने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है? देखो, अगर मैं बात करूं, मैंने क्या किया, एक मेटल आयन था मेरे पास, सॉलिड मेटल था, उसको मैंने पहले क्या किया, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कुछ थी, उसको मैंने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया। उस गैसियस मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया और उसको M+ आयन में कन्वर्ट कर दिया। फिर वो जो मेरा मेटल आयन था ना, उसको हमने वाटर में डाल दिया। मेटल आयन को हमने वाटर में डाल दिया। तो देखो, वाटर में डालने पर होगा क्या, एक मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मेटल प्लस आयन। ठीक है, दूसरा मैंने इसको क्या किया, वाटर में डाल दिया, पानी में डाल दिया। ठीक है, अब वाटर में क्या होता है, H2O। ठीक है, अब देखो इस पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उस पे क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या, यहाँ पे इसके मेटल, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ऐसे ही बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, तो यहाँ पे मेटल के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो होगा क्या, ये जो मेरा मेटल एटम है, मेटल प्लस ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस M+ आयन को घेर लेंगे, इसको सराउंड कर लेंगे, और इस प्रोसेस को ही हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है उसको हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब सिस्टम कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब होता क्या है, जितनी ज्यादा मेरी हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ही उस M+ आयन की स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी होगी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल प्लस आयन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल प्लस आयन, उतनी ही इस मेटल प्लस आयन की स्टेबिलिटी होगी। तो अगर मुझे किसी अल्कली मेटल की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो मैं उसकी हाइड्रेशन एनर्जी देख लूंगी, जितनी ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो मेरी हाइड्रेशन एनर्जी है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। देखो करना क्या है इस मेटल को, ये मेटल क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जितना ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे पड़ा होगा उतना ही जल्दी ना ये ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वाटर के नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को। तो यानी कि जो मेरी हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो मेटल के चार्ज पे डिपेंड करेगी, दूसरा डिपेंड करेगी ये मेटल के साइज पे। जितना बड़ा मेरा मेटल आयन होगा, जितना बड़ा मेरा मेटल आयन होगा, आप देखो एक है इतना छोटा सा मेटल आयन है, बिल्कुल इतना छोटा सा, इस पे कुछ चार्ज है सपोज +1। ठीक है, मतलब कि देखो इसका जो न्यूक्लियस है वो ये जो बाहर मेरे पास जो बाहर ऑर्बिटल जो न्यूक्लियर चार्ज है इसका वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा इतने छोटे से रीजन में, और अगर वो छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मेटल का साइज इतना बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज तो अंदर छोटा सा है, न्यूक्लियर चार्ज छोटा सा है, मेटल का साइज इतना बड़ा है, तो देखो वो बहुत ही कम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। यानी कि चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज जो है वो छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, वो बहुत जल्दी ही वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियर चार्ज बचा हुआ है, वो कहां से अट्रैक्ट करेगा बाहर वाले मॉलिक्यूल्स को। इसी वजह से जो मेरी हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जितना साइज ज्यादा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसके चार्ज का इफेक्ट बाहर वाले मतलब बाहर वाले शेल पे जो मेरे वाटर मॉलिक्यूल जो आ रहे हैं उन पे लग ही नहीं पाएगा। तो मेरी जो मेनली हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे और साइज पे। अब अगर मैं यहाँ पे अल्कली मेटल्स के लिए कंपेयर करूं तो देखो मेरे अल्कली मेटल्स क्या है, यहाँ पे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस, ये मेरे पास अल्कली मेटल्स है। अब देखो इन पे चार्ज तो सेम ही है, सब पे +1 चार्ज है, मतलब मेरी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, मेनली साइज पे। अब देखो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसकी होगी, लिथियम प्लस की, और सबसे कम हाइड्रेशन किसकी होगी, सीजियम प्लस की। तो देखो हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं जनरली साइज की बात करूं तो लिथियम प्लस का सबसे छोटा, देन सोडियम प्लस का, देन पोटेशियम प्लस का, देन रुबिडियम प्लस का एंड देन सीजियम प्लस का। ठीक है, अगर मैं जनरल साइज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइड्रेशन एंथैल्पी की तो लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा, देन सोडियम प्लस का, देन पोटेशियम प्लस की, देन रुबिडियम प्लस की एंड देन सीजियम प्लस की। ठीक है, अगर मैं साइज बात करूं किसकी, हाइड्रेटेड आयन की, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, जो मेरे हाइड्रेटेड आयन का साइज है, अगर मैं हाइड्रेटेड आयन के साइज की बात करूं, क्योंकि लिथियम प्लस के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन हो रही है, उसका साइज सबसे छोटा है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके चारों ओर आके बैठ जाएंगे। और अगर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए तो लिथियम प्लस का जो साइज होगा वो एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा होगा, यानी कि लिथियम प्लस के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन हो रही है तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा, देन Na प्लस का होगा, देन K प्लस का होगा, देन Rb प्लस का होगा एंड देन सीजियम प्लस का होगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसको हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, मोबिलिटी मतलब उस आयन की मूव करने की टेंडेंसी। अब देखो लिथियम प्लस के चारों ओर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो जब वो मूव करेगा तो वो इन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके मूव करेगा। ठीक है, लेकिन सीजियम प्लस में सिर्फ एक या दो वाटर मॉलिक्यूल लगे होंगे, तो उसको एक या दो वाटर मॉलिक्यूल को लेके ही मूव करना है। लेकिन लिथियम प्लस के चारों ओर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उसके चारों ओर लगे हुए, तो जब वो मूव करेगा बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, क्योंकि उसको मूव करने
करने के साथ साथ अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को भी तो मूव कराना है, यानी कि जो लिथियम प्लस आयन की मोबिलिटी होगी वो सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रेटेड आयन का जो साइज है वो बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर मैं मोबिलिटी की बात करूं एक्वस मीडियम में, तो मेरे पास लिथियम प्लस की मोबिलिटी सबसे कम होगी, देन सोडियम प्लस की होगी, देन पोटेशियम प्लस की होगी, देन रुबीडियम प्लस की, एंड देन सीजियम प्लस की। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि लिथियम प्लस का जो साइज है हाइड्रेटेड आयन में वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से। ठीक है, और अब इस मोबिलिटी के थ्रू हम लोग कंडक्टिविटी पे भी बता सकते हैं। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी। जितनी ज्यादा मोबिलिटी, जितनी ज्यादा मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वहां पे जितनी ज्यादा आयंस की मूवमेंट होगी, यहाँ पे मैं आयंस की बात कर रही हूँ, जितनी ज्यादा आयंस की मूवमेंट होगी उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब क्योंकि लिथियम प्लस की एक्वस सॉल्यूशन में मोबिलिटी सबसे कम है, यानी कि लिथियम प्लस की कंडक्टिविटी, अगर मैं यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो एक्वस मीडियम में बात कर रही हूँ, लिथियम प्लस की जो कंडक्टिविटी होगी वो सबसे कम होगी, देन सोडियम प्लस की, देन पोटेशियम प्लस की, देन रुबीडियम प्लस की, एंड देन सीजियम प्लस की। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेरी एक ही कॉन्सेप्ट से डिफाइन होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। अगर आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी का रीजन पता है तो आप हाइड्रेटेड आयन का साइज का ऑर्डर बता सकते हो, आप मोबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो, एंड देन आप कंडक्टिविटी का भी ऑर्डर यहाँ पे बता सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जनरल सी प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास एक और प्रॉपर्टी रह गई, फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन, फ्लेम कलरेशन का क्या मतलब है? देखो, अगर मैं इन मेटल्स के सॉल्ट को, आप लोगों ने शायद लैब में सॉल्ट एनालिसिस करी होगी, ठीक है, उसमें अगर आपको मेटल पहचानना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, ग्लास रोड लेते हैं, ग्लास रोड पे क्या करते हैं, मेटल का सॉल्ट रखते हैं और उसको फ्लेम में बर्न करते हैं। तो जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं ना, वो फ्लेम में डिफरेंट कलर्स देते हैं। एक गोल्डन येलो देगा, एक रेड कलर देगा, एक वॉयलेट देगा। तो जो वॉयलेट देगा उससे मैं पहचान सकती हूँ कि हाँ मेरे पास ये मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, जिन्होंने सॉल्ट एनालिसिस करी होगी लैब में उनको ये टेस्ट भी पता होगा। ठीक है, फ्लेम टेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग। तो जितने भी मेरे पास अल्कली मेटल्स होते हैं ये फ्लेम कलरेशन शो करते हैं। फ्लेम कलरेशन का क्या मतलब है? देखो, यहाँ पे मेरे पास जो मेटल्स है, ठीक है, मेटल में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी। ठीक है, जब मैं इस पे लाइट डालूंगी, जब मैं इसको फ्लेम में रखूंगी तो फ्लेम कुछ ना कुछ एनर्जी देगा इसको। तो ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है उस लाइट से मिलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और कहां जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। कहां जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करी उसने, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में तो अनस्टेबल होता है, ये फिर से नीचे आना चाहेगा। तो जब ये फिर से नीचे आएगा यहाँ पे अपनी ग्राउंड स्टेट पे, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगा, कुछ ना कुछ लाइट एमिट करेगा। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी एमिट करेगा तो उस एनर्जी की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। अगर वो वेवलेंथ विजिबल रीजन में फॉल कर रही है तो हमें वो कलर दिखने लग जाएगा, और जो उस लाइट की वेवलेंथ होगी, जो उस लाइट की वेवलेंथ होगी उसी कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कलर दिखने को मिलता है वहां पे। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो डिफरेंट मेटल्स के लिए ये जो मेरा एनर्जी गैप होता है ना, ये अलग अलग होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिथियम के लिए तो ये एनर्जी गैप अलग होगा, उसी एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग वो जो लाइट एमिट करेगा उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। ठीक है, और उसी वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या दिखने लगेगा, कलर दिखने लगेगा। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो उसके लिए एनर्जी गैप अलग होगा, पोटेशियम के लिए एनर्जी गैप अलग होगा। तो जो लाइट मेरे पास एमिट होगी उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसी वजह से ये जो मेरे मेटल्स है वो फ्लेम में कलरेशन शो करते हैं, क्योंकि फ्लेम से मिलने वाली जो लाइट है उनकी वजह से इनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं, और एक्साइट करने पर जब वो वापस आते हैं तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और इसी वजह से हमें, और वो जो मेरे पास एनर्जी एमिट हुई उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल रीजन में फॉल करती है, और इसी वजह से ये फ्लेम कलरेशन शो करती है। अब यहाँ पे जो मेरे पास डिफरेंट मेटल्स है वो डिफरेंट कलर शो करते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, यहाँ पे जो मेरा लिथियम होता है वो क्रिम्सन रेड कलर शो करता है। ये जो मेरा लिथियम होता है ये क्रिम्सन रेड कलर शो करता है। जो मेरा सोडियम है ये गोल्डन यहाँ पे ये गोल्डन येलो कलर शो करता है।
ठीक है, गोल्डन येलो कलर शो करता है। उसके बाद जो मेरा पोटेशियम होता है वो वॉयलेट कलर शो करता है, ये वॉयलेट कलर शो करता है, ये रेड कलर शो करता है और ये ब्लू कलर शो करता है। तो ये जो मेरे मेटल्स है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं अगर मैं इनको फ्लेम में इनकी टेस्टिंग करूं, रेड कलर और ब्लू कलर। यानी कि अगर मैंने इन मेटल्स का सॉल्ट लिया, मैंने ग्लास रोड ली, ग्लास रोड पे उस मेटल का सॉल्ट डाला, उसको फ्लेम में डाला, मुझे गोल्डन येलो कलर दिखने लगा, दैट मीन्स मुझे पता चल जाएगा कि उसमें मेरा कौन सा अल्कली मेटल प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है। अगर मुझे वॉयलेट कलर दिखने लगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसमें पोटेशियम प्रेजेंट है। अगर रेड वॉयलेट दिखने लगा तो मतलब रुबिडियम प्रेजेंट है, और अगर क्रिम्सन रेड दिखने लगा तो पता चल जाएगा कि मुझे लिथियम प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग इनका फ्लेम कलरेशन का सॉल्ट एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि हमारे पास कौन सा अल्कली मेटल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की कुछ प्रॉपर्टीज लाइक रिड्यूसिंग करेक्टर, उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन के साथ ही कैसे रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इन लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।